हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर फर्स्ट भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास में क्या होता है कि बहुत सारे अमेंडमेंट यहाँ पे आए हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक हम लोग को थोड़ा बहुत आना चाहिए, तब हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो केवल ये टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो केवल आपको क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो पहले टॉपिक थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसकी स्थिति खराब हो जाने के कारण उसको सुधारने के लिए स्थिति खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि बंगाल में अकाल पड़ जाना, ठीक ना। फिर से आपका वहां से टैक्स ना मिलना, फिर अमेरिका से चाय का जो व्यापार था वो प्रभावित होना, या फिर बोले तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपका होता है 1767 से 69 के बीच में। तो इसमें ब्रिटिश सरकार का हार होना, तो इसमें बहुत सारी क्षति होता है। तो ये सारा रीजन के कारण क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति खराब हो जाती है। जो पहले टैक्स वसूल के या पैसे यहाँ से व्यापार करके ब्रिटिश क्राउन को ये पैसे यहाँ से भेजते थे ब्रिटिश सम्राट को, अब वो स्थिति ऐसी आ गई थी कि वहां से इनको लेना पड़ा, ठीक ना। तो इसी स्थिति को सुधारने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। और इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका बनेगा। चलिए, पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बस हम लोग यहाँ पे टॉपिक है, बस उसको बस आपको देख लेना है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा। शॉर्टली नोट डाउन आप भी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है आपको। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है आपका, है ना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नॉर्थ थे, ठीक ना। क्या होता है कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे। पहले क्या होते थे, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे, और ये गवर्नर अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे और अपना रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देते थे, ठीक ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये रिपोर्ट करते थे। लेकिन 1773 में क्या किया जाता है, इन गवर्नरों को कार्य क्षमता को घटा दिया जाता है, और क्या किया जाता है, बंगाल का जो गवर्नर होता है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। इसे बंगाल का गवर्नर जनरल आपको बना दिया जाता है। और ये जो गवर्नर जनरल होता है वो ये दोनों गवर्नर जनरल को उसको रिपोर्ट करना होता है, यानी इसकी शक्ति बढ़ा दी जाती है। जो गवर्नर बंगाल के थे वो गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। और ये जो होंगे अब इनको रिपोर्ट करेंगे ये दो गवर्नर, और ये फाइनली रिपोर्ट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता था, कंपनी की एक संस्था होती थी, उसमें 24 सदस्य थे आपके, ठीक ना। तो ये हो गया लॉ मेकिंग का, इनके पास क्षमता हो गया। लॉ मेकिंग मतलब कि इनके पास 4 सदस्य दिए गए गवर्नर को, कार्यकारी सदस्य थे गवर्नर जनरल के पास। वो लॉ मेकिंग कर सकते थे, यहाँ से बहुमत लेके 3-1 से बहुमत लेके यहाँ पे वो विधि विधि बना सकते थे, ठीक ना, या कोई निर्णय ले सकते थे। लेकिन उसके लिए उनको बहुमत चाहिए था। ये 4 जो सदस्य थे गवर्नर जनरल के साथ, उनका 3-1 से इनको बहुमत चाहिए था, ठीक ना। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता फोर्ट विलियम को सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है। आपको अंग्रेजों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। पहला जो इसके जज होते हैं सर एलिजा इम्पे होते हैं, जो कि चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ठीक ना। तो ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट के आसपास का जो घटना अगर देखे तो आपको एक बता दें, ये घटना भी आपको आना चाहिए थोड़ा सा। देखिए, एक तो हुआ था 1757 प्लासी युद्ध, जो कि हुआ था किसके बीच, सिराज उद दौला
सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, और इधर से हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो कि यहाँ का मीर जाफर जो था, मीर जाफर, वो इनसे मिल गया था, और ये जो बिना युद्ध किए ही सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। मीर जाफर जो कि सेनापति था बंगाल का, वो क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ शासन के लालच में मिल जाता है। मतलब इनको बोला जाता है कि अगला राजा आपको बना दिया जाएगा, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। तो इसी लालच में ये सेनापति इनसे मिल जाता है, और इस तरह प्लासी का युद्ध बिना हुए वो हार जाते हैं, ठीक ना। फिर होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। इसमें बंगाल, मद्रास, बंगाल से शुजा उदौला थे, फिर अवध, के आपके नवाब होते हैं। फिर आपका ये मुगल शासक, ये 3 लोग यहाँ से मिल जाते हैं, और ये मिलके 1764 का युद्ध करते हैं, जिसमें इनका क्या होता है, आपका हार हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इधर से हेक्टर मुनरो था, ठीक ना। हेक्टर मुनरो जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, और इस युद्ध में भी इन लोगों की बंगाल, अवध और मुगल के शासक जो थे, शाह आलम द्वितीय मुगल के शासक थे, बंगाल के शुजा उदौला थे ना। तो इनका क्या हो जाता है, हार हो जाता है। और हार के बाद बहुत सारे पता है कि क्या होते हैं, युद्ध किसी भी हारने के बाद संधि होती है, ठीक ना। तो संधि में बहुत सारे अधिकार क्षेत्र इनसे छीन लिया जाता है, बहुत सारे मुआवजे के रूप में पैसा इनको देना पड़ता है, और ये जो राजा या जो भी पोस्ट था उनको ये बस ना के बराबर कर देते हैं। तो ये सारा चीजें हुआ था आपको 1773 के पहले। और अभी बताया आंगल मैसूर युद्ध भी हुआ था आपको। तो ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 1781 का अधिनियम। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इससे एक पॉइंट आपको बस याद रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दिया गया कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता है, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दिया गया कि वो कंपनी के विरुद्ध, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके सुधार के लिए लाया गया था बेसिकली। तो ये चीज था इसमें। अगला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, विलियम पिट कौन थे आपके, तो वहां के प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट, ये जो है थे उस टाइम के सबसे यंगर, मतलब उस टाइम तक हुए प्रधानमंत्री पीएम थे, सबसे यंगर। तो इन्हीं के नाम पर विलियम पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट में 2 मंडल का निर्माण किया जाता है, जो कि एक होता है निदेशक मंडल, और एक होता है आपका जो मतलब निदेशक मंडल वाणिज्य कार्य को देखता है, और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है जिसमें 6 सदस्य होता था। इसमें इस सदस्य का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो राज्य अध्यक्ष होता था उसको राज सचिव इसका अध्यक्ष होते थे, ठीक ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष प्रमुख बोला जाए तो वो राज्य का सचिव होते थे, और इसमें एक राजकोष का चांसलर होता था, और 4 जो होते थे सदस्य, मतलब 6 में से एक राज्य का सचिव हो गया, एक राजकोष का चांसलर, और 4 आपके क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए काउंसिल के मेंबर होते थे, ठीक ना। तो ये 2 मंडल की आपका यहाँ पे गठन किया जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कार्य होता है नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित सभी मामले को वो नियंत्रित करने का इनको पूरा अधिकार था, ठीक ना। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को था। फिर इसमें आता है पिट्स इंडिया एक्ट में आप भारत ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, मतलब भारत को पहली बार ब्रिटिश के अधीन या ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक ना। इस अधिनियम में भारत को पहली बार ब्रिटिश, चूंकि इस टाइम तक वो पूरे
भारत पे लगभग मतलब अधिकांश भाग पे अपना अधिग्रहण कर चुके थे, तो इसलिए इनको आधिपत्य क्षेत्र कहा भारत को। अगला पॉइंट जो बनता है, गवर्नर जनरल को परिषद में 4 संख्या से 3 संख्या कर दिया जाएगा। जो पहले बताए थे कि बहुमत के लिए 3+1 का गवर्नर जनरल को बहुमत चाहिए था, अब 2+1 का हो गया, ठीक ना, क्योंकि इस तरह से क्या हो गया, कानून बनाने में थोड़ा उनको मतलब सहूलत मिल गया, क्योंकि 2 यहाँ पे बहुमत लाना था, यहाँ पे 3 लाना था, इसलिए इस संख्या को 4 से क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया, ठीक ना। 1786 का अधिनियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो 1786, ठीक ना, ये आपको स्टार इस पे लगा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। सितंबर 1786 में क्या होता है, कॉर्नवालिस जो है आपका को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन गवर्नर जनरल जो ये जो कॉर्नवालिस होते हैं, ये अपने कुछ शर्त के साथ यहाँ पे आते हैं। ये शर्त ये रखते हैं कि गवर्नर जनरल जैसे पहले जैसे था उससे अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को बोलते हैं, मतलब बोलते हैं कि परिषद जो वो बहुमत बनता था, कानून बनाने की स्थिति होती थी बहुमत लेके, तो उस स्थिति को परिवर्तित करने का ये कोशिश की। वो बोले कि जो गवर्नर जनरल से सब कुछ होना चाहिए, मतलब विशेष स्थिति में परिषद का निर्णय गवर्नर जनरल रद्द कर देगा, मतलब कि अगर बहुमत नहीं बनता है या बहुमत से कोई वो कानून बनाते भी है, तो अगर गवर्नर जनरल चाहे तो विशेष स्थिति में उसको रद्द कर सकता है, ठीक ना, और अपना निर्णय खुद लागू कर सकता है। तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा ये चीज मनाया गया, और इस अधिनियम में ये बात लिखा गया था कि गवर्नर जनरल जो होता है वो परिषद की स्थिति या निर्णय को रद्द कर सकता है और अपना निर्णय लागू कर सकता है, ठीक ना। कॉर्नवालिस जो थे, कॉर्नवालिस कोड यहाँ पे जारी किए, जो कि पुलिस और न्यायपालिका प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रावधान था, कॉर्नवालिस कोड, ठीक ना। भारत में नागरिकों के लिए पुलिस और न्यायपालिका प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रावधान जो था आपका कॉर्नवालिस कोड था, ठीक ना। तो कॉर्नवालिस कोड आपको ये जारी किए थे। कॉर्नवालिस बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कौन करवाता है, कॉर्नवालिस करवाते हैं, ठीक ना। कलकत्ता में टकसाल की स्थापना करवाते हैं, ये कॉर्नवालिस द्वारा कलकत्ता में टकसाल की स्थापना की जाती है। अस्थाई बंदोबस्त चलाते हैं। इस अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है आपका, कि इसमें जो जमींदार होते हैं उनको मालिक बना दिया जाता है, उस क्षेत्र का मालिक बना दिया जाता है, और किसानों को कश्तवार के रूप में रखा जाता है, ठीक ना, कि किसान जो भी होंगे खेती करेंगे और जमींदार उनसे टैक्स मालिक के रूप में टैक्स लेगा, उनकी देखरेख करेगा, और जो भी टैक्स बनेगा उसका 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा और 11% वो अपना देखेंगे, ठीक ना। तो 89%, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग स्थायी बंदोबस्त। फिर क्या होता है, पुलिस स्टेशन की स्थापना करते हैं कॉर्नवालिस, पहली बार पुलिस स्टेशन या थाने की स्थापना करते हैं, इसलिए इसे भारत में पुलिस का जनक कहा जाता है आपको कॉर्नवालिस को। 1790 में कॉर्नवालिस जो होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक ना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है टीपू सुल्तान के बीच, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कॉर्नवालिस जो होते हैं ना, वो आपका मतलब कि नेतृत्व करते हैं, और टीपू सुल्तान होता है मतलब कि टीपू सुल्तान से ये युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है दोनों के बीच, और बहुत सारे अधिकार क्षेत्र जो थे टीपू सुल्तान के अंतर्गत वो सारा चीजें ले लिया जाता है, ठीक ना। इनके बेटे को भी कब्जा बनाया जाता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होते हैं, वो जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक ना। बस आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस के नेतृत्व में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, पहला तो बताया था 1767 से 69 के बीच, और ये तीसरा वाला ये था आपका। चलिए, चार्टर एक्ट आपका है, अब आता है हम लोग का 4 चार्टर एक्ट आया था, ठीक ना, ये 20-20 साल के अंतराल पे ये एक्ट आया था आपका। पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 में, जो कि 20 साल के लिए आता है। कंपनी का जो व्यापार करने का व्यापारिक एक अधिकार था उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना, कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है।
वेतन जो दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का जो वेतन, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये पॉइंट सर। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वेतन दिया जाता है वो पहली बार भारत के राजकोष से दिया जाता है। पहले जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्राउन द्वारा वेतन दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया, जो वेतन जो होता था कर्मचारी का वो भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। प्रांतों का शासन गवर्नर और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया। जो प्रांतों का शासन था गवर्नर और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया, ठीक ना। तो ये चार्टर एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है आपको। पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया। 20 साल भारतीयों का वेतन मतलब राजकोष से, भारतीय राजकोष से वेतन दिया जाने लगा कर्मचारी के। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। 1813 ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार की अनुमति, ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार की अनुमति मिली। देखिए पहले क्या होता था कि अंग्रेज जो थे अपना ये था कि अंग्रेज जो थे चाहते थे, नहीं चाहते थे कि कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे करे, ठीक ना। तो ये निलंबित था। तो इसलिए 1813 में क्या किया गया आपका कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ये बोला गया कि ईसाई मिशनरी अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये एक प्रावधान था आपका 1813 का। एक सेकंड रुक जाइएगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। चलिए, ईसाई मिशनरी को प्रचार प्रसार की अनुमति मिली 1813 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। अभी जो हमारा संविधान है आर्टिकल 25, ये हमको ये बताता है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक ना। यानी धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है, अभी के वर्तमान संविधान में भी, ठीक ना। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। ईस्ट इंडिया का जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लगभग समाप्त कर दिया गया। बस दो चीजों पे रखा गया, एक चाय, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के साथ व्यापार कर सकती है और चीन के साथ केवल वही व्यापार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और सारी चीज कंपनी, और सारी चीजों पे और सारी कंपनी या और सारे लोग व्यापार कर सकते थे। तो ये जो एक अधिकार था कुछ हद तक कम कर दिया गया इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक ना। क्योंकि इसका भी बहुत सारा रीजन था, ठीक ना, क्योंकि और भी कंपनी थी ब्रिटेन में जो कि ये सब अपना करना चाहती थी, इसी कारण ये करना पड़ा। अगला है भारतीय व्यक्तियों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में आपका कि पहली बार किस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का शिक्षा पे प्रावधान किया गया आपका। तो ये हुआ 1813 का चार्टर एक्ट में, है ना। तो 1813 का चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट। ईसाई को प्रचार करने की अनुमति मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ को छोड़कर भारतीय व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का शिक्षा पे प्रावधान किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सेंट हेलेना एक्ट, ठीक ना। एक इमेज बन जाना चाहिए कि कौन चार्टर एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यही एरिया से पूछ सकता है। तो सेंट हेलेना एक्ट जो इसे कहा जाता है सेंट हेलेना एक्ट, जो कि ब्रिटेन का एक उपनिवेश था सेंट हेलेना, जो कि पहले जापान उसका अधिकार था, बाद में ब्रिटेन इस पर अधिकार करते, इसलिए इसका नाम जो होता है उसी के नाम पे सेंट हेलेना एक्ट रख दिया जाता है। उसी टाइम पे 1833 समय इसको मतलब कि इस पे अधिकार करते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है ना, जो कि 1773 में बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को पहली बार, उनको अब इस पद को चेंज कर दिया जाता है, अब कर दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल, ठीक ना। जो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल जो पोस्ट था, अब उस पोस्ट को चेंज करके नाम दे दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड विलियम बेटिंग जो होते हैं पहले भारत का गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक ना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसमें क्या होता है, सिविल सेवा चयन प्रक्रिया का खुली प्रतियोगिता किया जाता है, ठीक ना, लेकिन ये असफल रहता है, उतना सफल नहीं हो पाता है। तो ये चूंकि सिविल सेवा के असफल
प्रयास था, सिविल सेवा चयन प्रतियोगिता का असफल प्रयास था, ठीक है। मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को का विधायिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनके विधायिक जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। सारा अधिकार आपका गवर्नर जनरल के पास चला गया, ठीक ना, भारत का गवर्नर जनरल के पास। चौथा जो चार्टर एक्ट आपका होता है, जो कि ये भी 20 साल के, मतलब कि चार्टर एक्ट 20 साल पे आता है, हर एक 20 साल पे, मतलब हर एक 20 साल पे क्या होता है, कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया जाता है और 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आता है, ठीक ना। 1793 से स्टार्ट होता है आपका, 93, फिर 1813, फिर 1833, फिर आपको 1853। तो 1853 में चार्टर एक्ट आता है आपका, चौथा चार्टर एक्ट है आपका। इसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो होती थी 24, आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या होती थी 25, उसको घटाकर 18 कर दिया जाता है, ठीक ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया जाता है। सिविल सेवा भर्ती है तो खुली प्रतियोगिता का ये सफल प्रयास होता है, यहाँ पे सफलता मिलती है इनको, मतलब सिविल सेवा भर्ती है तो खुली प्रतियोगिता का प्रावधान है इसमें भारतीयों को परीक्षा देने का अनुमति था, लेकिन उनके लिए समय सीमा जो था 18 वर्ष से 24 वर्ष था, जो कि काफी कम है सिविल सेवा के लिए। तो 18 वर्ष से 24 साल के व्यक्ति ही सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकते थे, भारतीयों के लिए ये था, ठीक ना। 2 नए प्रांत सिंध और पंजाब को गठित किया गया। 2 नए प्रांत आपका सिंध और पंजाब को गठित किया गया 1853 में। चलिए अब आता है हम लोग का क्राउन का शासन। चार्टर एक्ट हमारा खत्म हो गया 1793 से 1853 तक ये चार्टर एक्ट चला था हम लोग, ये खत्म हो गया। अब आता है हम लोग का भारत सरकार अधिनियम 1858, जो कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब डायरेक्ट शासन होने लगा ब्रिटिश ताज से, अब डायरेक्ट कंट्रोल होने लगा सारी चीजों को ब्रिटिश ताज से। इसमें कुछ बहुत सारे परिवर्तन किए गए, ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि 1857 में युद्ध होता है, तो उसी कारण ये सारा निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना, पीछे जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको सुधार के लिए चीजें आप एक्ट ये पारित करते हैं, ठीक ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 होता है आपका। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन होता है वो स्थानांतरण कर दिया जाता है पूरी तरह से ब्रिटिश ताज को, यानी अब डायरेक्ट ब्रिटिश ताज जो होगा आपको डायरेक्ट वहां से शासन करेगा। इसमें नए पद, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नए पद भारत सचिव, पहले सचिव हुआ करता था राज्य का सचिव केवल, अब ये नए पद भारत का सचिव पद नाम दिया गया, का सृजन हुआ, ठीक ना। नए पद भारत सचिव बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर था जो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर की पद जो थे यहाँ पे जो था आपका ना, वो समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक ना। निदेशक मंडल जो था आपका, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इनकी सभी एकाधिकार समाप्त कर भारत सचिव को दे दिया गया। तो इनके सारे अधिकार को भारत सचिव को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सारे आपके अधिकार को भारत सचिव को दे दिया गया। भारत सचिव के लिए 15 सदस्य थे। भारत सचिव के साथ कितने, 15 सदस्य थे, और इन सदस्य को कंबाइंड रूप को क्या बोलते हैं, गृह सरकार, ठीक ना। भारत सचिव और 15 जो सदस्य थे उनको मिला के हम लोग उस टाइम बोला गया गृह सरकार। 15 सदस्य में से 8 जो सदस्य थे वो ताज नियुक्त करते थे क्राउन द्वारा, और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर इसको नियुक्त करते थे, ठीक ना। पहली बात वायसराय, मतलब कि गवर्नर जनरल को वायसराय के पद में, जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसको वायसराय बना दिया गया, ठीक ना। वायसराय, जो पहला वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक ना। तो पहला वायसराय थे आपका लॉर्ड कैनिंग। मुगल शासक, आपको पता है कि मुगल सल्तनत उस टाइम तक काफी कमजोर पड़ चुकी थी। सबसे कमजोर राजा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था आपका मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक था वो, मतलब मुगल 1857 में उनको हार होती है,
वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं, ठीक ना, भारत के साथ मिलके, लेकिन उनकी हार हो जाती है उसमें भी। तो ये मुगल शासक जो पद था वो भी उसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक ना। तो ये था 1858, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था। भारत सचिव पद बनाया गया। सीओडी और बीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पद को समाप्त कर दिया जाता है। भारत को सचिव को सारा कार्यभार दे दिया जाता है। 15 सदस्य होते हैं सचिव के साथ। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे उसके पहले वायसराय थे। 1861, ये भी आपका काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1861 का अधिनियम मील का पत्थर कहा गया, क्योंकि पहली बार भारतीयों को मील का पत्थर इसलिए कहा गया कि अब भारतीयों को, चूंकि ये सोचे कि भारतीय जब तक हमारे साथ नहीं आएंगे तो इनकी जो सोच है उनको हम कैसे जान पाएंगे, तो भारतीयों को भी अब शामिल किया जाने लगा। पहली बार कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया इस अधिनियम के द्वारा, 1861 के अधिनियम के द्वारा। वायसराय को, या यहाँ पे देखिए वायसराय की जगह पे कहीं कहीं पे गवर्नर जनरल भी होता है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो था, वायसराय या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो था वो 1861 के अकॉर्डिंग दिया गया था। वीटो का प्रयोग भी किसी विधेयक के लिए कर सकता था गवर्नर जनरल, ठीक ना। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का अधिकार को बढ़ा दिया गया था। सती प्रथा का अंत किया गया 1861 के तहत। सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक ना। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे इस सती प्रथा में काफी, आपके राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये सब लोग थे, सती प्रथा को समाप्त करने में मदद किए थे। बजट शब्द का प्रयोग किया गया। बजट का जनक भारत में किसको कहा जाता है आपको? जेम्स विलियम को। जेम्स विलियम जो थे वो भारत के में बजट का जनक कहा जाता है इनको। पहला बजट जो पेश हुआ था आपका 18 फरवरी 1860 को वायसराय परिषद में पेश किया जाता है, ठीक ना। वायसराय परिषद में पहला बजट भारत में पेश किया जाता है 18 फरवरी 1860 को। तो पहला जो बजट पेश किया गया था वो इस दिन किया गया था। और ये कौन पेश किए थे? तो जेम्स विलियम्स, मतलब कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत में, इसलिए इनको बोला जाता है बजट का जनक भारत में जेम्स विल्सन। बजट पहले से था लेकिन भारत में आपका क्वेश्चन आता है तो जेम्स विल्सन होगा, ठीक ना। 1892 का अधिनियम, तो ये हो गया 1861 में। मील का पत्थर कानून बनाने में भारतीयों को रखा गया। अध्यादेश जारी करने का वायसराय को शक्ति था, वीटो का प्रयोग कर सकते थे। सती प्रथा का अंत मतलब कि किया गया यहाँ से। फिर आता है 1892 का अधिनियम। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सदस्यों के बजट और आर्थिक नीति पर बहस करने की अनुमति थी, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक ना। बहस कर सकते थे, तो इसमें लिमिटेड बहस की अनुमति थी यहाँ पे। तो सदस्यों को बजट और आर्थिक नीति पर बहस करने की अनुमति थी। वायसराय थे उस टाइम पे लॉर्ड लैंसडौन, ठीक ना। तो ये वायसराय थे लैंसडौन, ठीक ना। तो ये 1892 का भारत शासन अधिनियम हो गया। 1909 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए इसको जाना जाता है। मतलब कि फूट डालो राज करो नीति को यहाँ पे अपनाया गया था। 1906 में पता है आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी होती। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग का मांग होता है कि अलग देश का और अलग निर्वाचन मंडल का, मतलब कि मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम बहुवाद एरिया है वहाँ पे मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होंगे और मुस्लिम ही वहाँ पे वोट दे सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे पूरा किया। पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली बनाया गया मुस्लिम के लिए। ये जो अधिनियम आया था अरुणडेल समिति 1906 की सिफारिश पे आया था। तो ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणडेल समिति 1906 की सिफारिश पे आपको लाया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले कौन थे? भारत के सचिव थे उस टाइम पे। मॉर्ले जो थे भारत के सचिव थे। और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे, ठीक ना। भारत में वायसराय के रूप में मिंटो थे और मॉर्ले जो थे आपका भारत के राज्य सचिव थे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान था इसमें। विधायिका में निर्वाचित सदस्य की मंजूरी, विधायिका में निर्वाचित सदस्य को मंजूरी मिला,
मतलब कि यहाँ पे पहली बार विधायिका में भारत निर्वाचित सदस्यों को मंजूरी दिया गया। तो ये था 1909। और भी चीजें थे लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आई थिंक नहीं बनेगा यहाँ पे। तो आपको बस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़े, तो इसलिए डिटेल्स में बात नहीं करेंगे क्यों आएगा, इनके आगे पीछे का जो भी हिस्ट्री था उतना हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे बस शॉर्टली जानना है हम लोग का, ये हम लोग का मोटो है यहाँ पे। 1919 का जो अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसको बोला जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे, भारतीय राज्य सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? आपका वायसराय, वायसराय थे भारत में। इसमें मेन पॉइंट है आपका, भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आपको शुरू किया गया 1919 में। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक ना, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, ठीक ना। साइमन कमीशन आपको पता है 1927 में आता है, जो कि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए इस अधिनियम को इसको लाया जाता है कि 1919 में जो भी अधिनियम था वो सारी चीजें सही से लागू है या नहीं, उसकी जांच के लिए लाया जाता है। इसका रिपोर्ट में ये बोला गया कि राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाए, सशक्त संघ की स्थापना किया जाए, ठीक ना, और सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखा जाए। तो ये उनमें उस रिपोर्ट में लिखा गया था। तो ये था आपका साइमन कमीशन। 1935 जो कि काफी इम्पोर्टेंट ये है आपका, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। यहाँ पे उतना डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन मेन जो भी पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग देखेंगे। प्रांतों में जो था आपको द्वैध शासन 1919 के अकॉर्डिंग शुरू किया गया था, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त करने से क्या होता है कि अब द्वैध शासन केंद्र में आपका केंद्र में कर दिया जाता है, मतलब कि द्वैध शासन प्रणाली जो है अब केंद्र में हो जाएगा। एक संघीय और राज्य के स्तर पर दो भागों में इस प्रणाली को बांट दिया जाता है, ठीक ना। रिजर्व बैंक की स्थापना किया जाता है आपको रुपयों के लेन देन के लिए, जमा पूंजी के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना किया जाता है 1935 अधिनियम के तहत, ठीक ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको बन चुका है। संघीय न्यायालय का प्रावधान होता है, संघीय न्यायालय का प्रावधान होता है। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई होती है, जिसके पहले चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं सर मॉरिस ग्वेयर। अखिल भारतीय संघ का स्थापना होता है 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग आपका अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया जाता है। इसे मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां, क्योंकि 70% पार्ट हमारे जो संविधान का है वो यहीं से लिया गया है, तो इसलिए इसको मील का पत्थर कहा जाता है संवैधानिक विकास में। इसमें 10 अनुसूचियां और 311 धाराएं थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ, रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय न्यायालय का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये आपका किया गया यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग कुछ पॉइंट है देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, संवैधानिक ये इसमें दावा किया जाता है कि हम आपको आज़ादी देंगे, लेकिन सांप्रदायिक सारी चीज़ों को रखा जाता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसको भारत सरकार मतलब कांग्रेस द्वारा नहीं माना जाता है, तो ये भी विफल हो जाता है। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आता है। फिर वेबल योजना 1945 में आता है, ये भी आपका क्या होता है, वही खोखले दावे इसमें भी किए गए होते हैं, इनको भी कांग्रेस नहीं मानती है, मतलब कि यहाँ के लोगों द्वारा नहीं माना जाता है, तो ये भी विफल हो जाता है। फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 का, जिसका नेतृत्व अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी कुछ मुस्लिम लीग द्वारा कुछ मांगे रखी जाती है, जिसको कांग्रेस द्वारा नहीं माना जाता है, तो ये भी विफल लगभग हो जाता है, ठीक ना। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जिस टाइम पीएम थे क्लीमेंट एटली जो थे,
लेबर पार्टी की उस टाइम सरकार थी। ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 के समय सर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री होते हैं और लेबर पार्टी के वो प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट मिशन में सदस्य जो हैं सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स से थे, एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में। सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन। माउंटबेटन योजना जो कि काफी भारतीयों द्वारा इसे सफल योजना माना गया था, ठीक ना। तो माउंटबेटन योजना जो आता है 3 जून 1947 को आता है। भारत का इसमें विभाजन किया का बात होता है भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में, ठीक ना। डोमिनियन स्टेट दोनों राज्यों को कर दिया जाता है। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब है कि अधिराज्य। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य होता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से दोनों स्टेट अपना काम तो करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे, अपना कानून लागू करेंगे, लेकिन फाइनली जो कंट्रोल होगा वो आपको इंग्लैंड के द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें डोमिनियन स्टेट का मांग होता है आपको। एक सेकंड। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के द्वारा भारत को आज़ाद किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत को आज़ाद करने की बात होती है। इसमें प्रत्येक अलग अलग राज्यों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, ये इसमें कहा जाता है। और इस गवर्नर जनरल को पोस्टिंग कौन करेगा? इंग्लैंड के द्वारा किया जाएगा, दोनों का पोस्टिंग नियुक्ति। दोनों देशों को अलग अलग अपना संविधान सभा गठन करने का, संविधान बनाने का अधिकार दिया गया कि दोनों अपना अपना अधिकार मतलब कि अपना अपना संविधान बना सकते हैं। तो ये चीज इसमें कहा गया। संविधान के बनने तक तथा लागू होने तक विधानमंडल के 1935 एक्ट के तहत कानून मतलब कि उस टाइम शासन किया होगा, ठीक ना। तो 1935 का जो आपका भारत शासन अधिनियम था, जब तक संविधान नहीं बन जाता है, लागू नहीं हो जाता है, तब तक इसी एक्ट के तहत आपको भारत में या पाकिस्तान में शासन चलेगा, ये चीज इसमें कहा गया था। तो ये सारे अधिनियम हम लोग देख लिए यहाँ पे भारत संवैधानिक विकास में। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग सारे चीजों को नोट किए हो, एक बार रिविजन कर लीजिएगा। फिर चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन जल्दी से देख लेंगे यहाँ पे। तो अब सारा क्वेश्चन जो होगा आपसे बनेगा, जितने भी चार्टर एक्ट या जो भी अधिनियम आए थे सारा हम लोग देख लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता पर प्रावधान था। तो पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच, ठीक है। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, है ना। इसमें क्या होता है आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हरिजन के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे, ठीक ना। पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे कि जिस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना की, वो अलग निर्वाचन मंडल चाहते थे। उसी तरह से क्योंकि हरिजन के साथ गलत व्यवहार था उस टाइम पे, तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो अलग हरिजन पृथक चाहते थे निर्वाचन मंडल। लेकिन महात्मा गांधी इस चीज को नहीं माने, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा इस चीज का विरोध किया गया, क्योंकि वो बोले कि हरिजन जो होते हैं वो हिंदू धर्म के ही पार्ट होते हैं, तो इस तरह से लोगों को तोड़ना सही नहीं है, ठीक ना। तो लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, उसमें बोला जाता है कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाता है, ठीक ना। तो उसमें तो केवल मतलब कि कांग्रेस भाग नहीं लेती है पहले गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन जब ये बात पता चलता है महात्मा गांधी को, तो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, ठीक ना। जो कि उस टाइम पे यरवदा जेल में थे, जो कि पुणे में एक जेल है यरवदा जेल। उस जेल में महात्मा गांधी को
रखा गया होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे अनशन पे बैठ जाते हैं तो काफ़ी स्थिति गंभीर हो जाती है। फिर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी से मिलते हैं और ये इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट में ये एक चीज तय होता है कि हरिजनों के लिए आरक्षण का बात होता है और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है। मतलब कि पहले जो निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, ठीक ना, 48 सीट दिया गया था आपको हरिजनों को कि 48 सीट से लड़ सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से जहाँ पे हरिजन बहुल क्षेत्र है वहां से। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा ये बोला जाता है कि हम आपको 142 या 148 के आसपास से कोई सीट था आपका ना, देख लीजिएगा, वो सीट हम आपको देंगे, लेकिन दो दो करके अलग अलग क्षेत्र में दो दो करके ये सीट दिया जाएगा। इस तरह से पूरे भारत में आपको ये सीट मिलेगा, इससे आपको दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रावधान था। तो इस बात को लेकर आरक्षण और निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का बात हुआ था। इसी बात पे यहाँ पे सिग्नेचर हुआ था पूना पैक्ट में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक ना। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव का बात आपको 1919 में हुआ था, आपको पता है। डोमिनियन स्टेट का जो मांग था 1929 में से ही किया जाता है, लेकिन डोमिनियन स्टेट बनाने का जो बात होता है, अभी हम लोग बात किए थे 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत ये किया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। अब इसका क्वेश्चन आसानी से आप बता सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 में था, इसके तहत आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे डायरेक्ट क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो शासन होगा वो यहाँ से इंग्लैंड से ही होगा आपको भारत में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत को गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यहाँ पे हम लोग जब पढ़े थे तो यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं होते, वो गवर्नर जनरल को रूपांतरित कर दिया गया होता है वायसराय। तो आपको बोले कि गवर्नर जनरल भी क्वेश्चन आ सकता है या वायसराय, जिसमें आपको बीटो की शक्ति प्राप्त, बीटो अप्लाई करने का शक्ति प्राप्त था गवर्नर के पास और अध्यादेश जारी करने का शक्ति था, ठीक ना। तो ये जो एक्ट था आपको हम लोग पढ़े थे 1800 भारत सरकार अधिनियम 1861, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, यह सिद्धांत किस स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में कहा गया। ये चीज हम लोग नहीं देखे लेकिन उसके बारे में बताते हैं। ये आता है 8 अगस्त प्रस्ताव इसको बोलते हैं। लिंथिंगो का अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। ये होता है 8 अगस्त 1940 को आता है, ठीक है। इसमें ये बोला गया होता है कि भारत को स्वतंत्रता के लिए मतलब इस संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से इसमें कहा गया था, ठीक ना। तो यह लिंथिंगो अगस्त प्रस्ताव। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट, आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। ये आपको पता है। इसमें प्रावधान क्या थे आपका, तो वही गवर्नर जनरल बनाया जाता है बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर से गवर्नर जनरल पद बना दिया जाता है। जो पहला गवर्नर जनरल होता है वो वारेन हेस्टिंग्स होता है ना, वारेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है आपका। सर एलिजा एम्पे जो होता है पहले चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं और गवर्नर का जो परिषद था वो 4 था, ठीक ना। बहुमत के लिए 3-1 आपको चाहिए था, ठीक ना। तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को निर्णय स्वीकार करने का अधिकार था। तो ये हम लोग पढ़े। समिति का जो निर्णय था वो निर्णय को स्वीकार करने का या ना करने का, रद्द करने का अधिकार जो दिया गया था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट दिया गया था, जिसमें आपको कर्नवालिस थे ना, कर्नवालिस के द्वारा ये सारी चीजें मांग की गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया भारत के समाग्री नियुक्त किया गया, ये किस एक्ट के द्वारा
भारत को सामग्री की नियुक्त किया गया, तो 1876 ईस्वी के द्वारा, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित में से इस आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया? 1858 का जो घोषणा किया था उसमें बहुत सारी चीजें बोला गया था, तो उसमें कौन सी चीजें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो लोग पूरा किए थे? तो पहला ऑप्शन है रियासतों को हर अपनी की नीति, हड़प की नीति होनी चाहिए कि समाप्त कर दी जाएगी। जो हड़प की नीति थी उसको समाप्त कर दी जाएगी, तो ये बात नहीं माना गया था, ठीक ना। देशी रजवाड़ों को यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, हाँ तो ये बना गया भी, लेकिन कंट्रोल तो वही कर रहे थे, लेकिन यथा स्थिति उनका बनाए रखा जाएगा, ये चीज आपको माना गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो अभी बात कर रहे थे मिलो मॉन्टे सुधार जो था 1909 में था। मिंटो जो थे आपके कौन थे? सचिव थे, भारत सचिव, भारत राज्य सचिव थे ये, और मॉर्ले कौन थे? वायसराय थे, भारत में उस टाइम पे वायसराय थे। ये 1909 में आता है। इसमें पृथक निर्वाचन की बात होती है, पहला बार निर्वाचन में भाग लेते हैं लोग यहाँ पे, विधायिका में सॉरी निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब पृथक निर्वाचन इसमें का बात होता है। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1909 में पारित हुआ, अभी बात की हम लोग। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की स्थापना, अभी बात कर लिए। मॉर्ले मिंटो सुधार जो निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए अलग मंडल की मांग होती है, इसमें बोला जाता है, ठीक ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 का भारत शासन अधिनियम है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो मॉन्टेग्यू उस टाइम के सचिव थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन थे? आपका भारत में वायसराय थे, प्रधानों को साथ था। इसमें क्या बात किया गया था? तो प्रांतों में दोहरा शासन, ये बात सही है। राज्यों में स्वायत्तता, ये नहीं है। हिंदू मुस्लिम अलग, तो ये तो 1919 हो गया। तो ये आपको आ गया प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, प्रांतों में द्वैत शासन का मांग किया गया था आपको। चलिए अगला है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में वही सांप्रदायिक के प्रतिनिधित्व किया गया। सांप्रदायिक का चुनाव यानी फूट डालो राज करो नीति का यहाँ पे देखा, मतलब कि बढ़ावा दिया गया। 1946 कैबिनेट मिशन, 3 मंत्रियों को गठित, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसमें आपको बताए थे 3 सदस्य थे उसमें। लॉर्ड पैरिस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, एबीए अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स भी थे, आपका ये नहीं थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो 3 ही सदस्य थे उसमें ना कैबिनेट मिशन में, जो कि 1946 में आया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा लॉर्ड एमरी आपका आंसर सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की स्वीकृति जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रांतीय समूहकरण ये सही है। संविधान का निर्माण का अधिकार इसमें बोला गया था। भारत सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की भी बात हुई थी, लेकिन ये चीज पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं किया गया था, ठीक ना। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किस शासन के अंतर्गत चलाया जाएगा? तो वो आपको अभी बताए थे हम लोग 1935 अधिनियम के द्वारा ही। जब तक संविधान 1947 में बोला गया था कि जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है या बन नहीं जाता है, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन चलेगा, ठीक ना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना जो है वो भारतीयों को सत्ता सौंपने की योजना थी आपका। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन था कौन सा सुमेलित नहीं है? मॉर्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक सही है। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन ये भी सही है।
कैबिनेट मिशन संविधान के गठन के बाद हुआ था, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था, तो ये आपका गलत है, ये भारत विभाजन यहाँ पे नहीं होता है। साइमन कमीशन आपको पता है कि इसमें वो 1919 की रिपोर्ट जो अधिनियम आया था उसकी जांच के लिए आया था, ठीक ना। सांप्रदायिक जो चुनाव थे उसको बोला था इसमें, संघ सशक्त संघ बनाने की बात हुई थी, तो ये सब चीजें हुआ था, लेकिन भारत विभाजन का बात यहाँ पे नहीं हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायी अंतरिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया, तो ये आपको यहाँ पे हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा 1945। क्या हो जाएगा आपका 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, तो 1945 में, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना अभी बात किए थे 1935 का अधिनियम में, अखिल भारतीय अधिनियम 1945 में किया गया था अखिल भारतीय का स्थापना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र का बात हो रहा है, प्रांत में होता तो आपका 1919 होता, लेकिन केंद्र में है तो 1935, तो द्वैत शासन 1935 में केंद्र में लगाया जाता है, ठीक ना। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में, संघीय का जहां भी बात आए तो आपको सशक्त वहां पे किया गया था, तो वो था 1935, ठीक ना। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है, तो प्रांतीय स्वायत्तता आपको बताए थे 1935 अधिनियम के अकॉर्डिंग दिया गया था। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो 1858 का शासन अधिनियम जो कि क्राउन के हाथों में चला गया था, तो पहले बार भारत सचिव पद का सृजन किया गया, और सारा अधिकार जो सीओडी और बीओडी जो था आपका कोर्ट ऑफ बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उस सारा कार्य इनको सौंप दिया गया भारत सचिव के। इनके 15 सदस्य होते थे, ठीक ना। 7 जो थे ताज नियुक्ति करते थे, 8 आपका इनके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक ना। 1861 में अभी बताए थे कि अध्यादेश जारी करने का आदेश मिला था, नहीं सॉरी 1861 में जो हुआ था आपका ना वायसराय को शक्ति को बढ़ाया गया था ना। 1919 चेम्सफोर्ड द्वैत शासन इसमें आया था केंद्र में, सॉरी प्रांत में क्या आया था आपको 1919, इसमें बजट शब्द का प्रयोग किया गया था 1861 में, आपको पहली बार बजट 1860 में लागू किया गया था आपका। जेम्स विल्सन जो थे बजट के आपके जनक माना जाता है भारत में, ठीक ना। तो ये 1861 में आपको किया गया था। मॉडल मिंटो सुधार जो था वो सांप्रदायिक चुनाव के लिए था। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली, तो कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी आपको मिला था 1909 के अधिनियम में। जो देखे थे इस पॉइंट को कि पहली बार मंजूरी जो मिली निर्वाचित प्रतिनिधि को 1909 के अधिनियम में, है ना, जो कि सांप्रदायिक चुनाव के लिए जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्ति किसे दी गई थी, तो ये गवर्नर जनरल को उस टाइम तक या वायसराय जो भी थे उनको ये शक्ति प्रदान था, सभी शक्ति जो था वो गवर्नर जनरल को या सचिव को प्राप्त था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम लोग गवर्नर जनरल को यहाँ पे करेंगे, ठीक ना, क्योंकि उसी का रूपांतरण था आपका। तो ये 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो ये तो आपको भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू थे सचिव, चेम्सफोर्ड थे आपका वायसराय। चलिए मिलाना है हम लोग को, तो इसमें मिला लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव अभी बात किए थे हम लोग, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है, लिनथिंगो अगस्त प्रस्ताव इसको बोला जाता है आपका, ठीक ना। तो आपको हो जाएगा बी का फर्स्ट नंबर, और ए का हो जाएगा आपका अगस्त घोषणा किया जाता है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा ए का 2, ठीक है ना। अगस्त संकल्प जो होता है वो महात्मा गांधी के द्वारा
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मोहम्मद जिन्ना द्वारा मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक ना। तो हो जाएगा ए का दो किस में है, तो ए का 2 इसमें है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, किस भारत सरकार अधिनियम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें कॉलम हम लोग को मिलाना है कि कौन सा मिलेगा। इसमें क्वेश्चन आपका ये गलत लिखा हुआ है बुक में, हम लोग इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन था, तो ये आपको इससे मिला देना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, इससे मिला देना है। मौर्य मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन, इससे मिला देना है। और अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861, है ना। तो इसको ऑप्शन हम लोग एक ही ना, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ये तो नहीं होगा आपका, ब्रिटिश शासन तो शक्ति में आया 1858 में। एक ऑप्शन और आई थिंक आपका छूट गया इसमें, सती प्रथा का अंत, इसमें एक और पॉइंट है इसमें ना। चलिए, डी नंबर हो जाएगा आपका सती प्रथा का अंत। तो इसमें किया गया था 1861 में, आपको बताए थे कि 1861 में तो जो था वो सती प्रथा का अंत यहाँ पे का बात हुआ था 1861 में। तो ये आपको मैच कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन है आप टिक कर लीजिएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन पहले चैप्टर के आपको हो गए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम लोग पहले सारी चीज़ों को टॉपिक को बात किए, फिर क्वेश्चन देखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हम आगे इस तरह के और वीडियो बना सकें, अगला चैप्टर का वीडियो बना सकें। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।